हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आज आपको करवाऊंगी 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक भाई। ठीक है, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा दी है। पीडीएफ भी आपको मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। इससे पहले भाई मैंने 11वीं क्लास की जो गद्य खंड था, ठीक है, उसकी मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी की बुक करवा रखी है और उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर भी करवा रखे हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखी तो वो जाकर देख सकता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैनल पर विजिट करो, आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी भाई। ठीक है, तो देखते हैं हमें आरोह भाग 1 में क्या क्या पढ़ना है। नमक का दरोगा, प्रेमचंद्र नमक का दरोगा कहानी है इनकी। कृष्णा सोबती मियां नसरुद्दीन पढ़ना। सत्यजीत राय का अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ना है। बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण है। शेखर जोशी गलता लोहा। मन्नू भंडारी की रजनी है। ठीक है, कृष्ण चंद्र की जामुन का पेड़ पढ़ेंगे हम। जवाहरलाल नेहरू माता भारत माता इनका लेसन ऑफ करना है। कबीरदास हम तो एक एक करी जाना। मीराबाई के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, ये पढ़ना है भाई। भवानी प्रसाद घर की याद पढ़ना है। त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, ये पढ़ना है। दुष्यंत कुमार की गजल पढ़नी है। ठीक है, आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा की हे भू मत मचल, हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर, ये पढ़ना है। अवतार सिंह पास का सबसे खतरनाक पढ़ना है। निर्मला पुतल का आओ मिलकर बचाएं, ये पढ़ना भाई। और वितान भाग 1 में क्या कुछ पढ़ना में, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व पढ़ना है। राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र पढ़ना है। आलोनधारी की बेबी हालदार पढ़ना है। और भारतीय कलाई हमें पढ़ना। तो ये सभी हमें 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं 11वीं क्लास पहला आरोह भाग 1। ठीक है, नमक का दरोगा। ठीक है, इस कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है ये, नमक का दरोगा प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, तो देखते हैं। प्रस्तुत प्रस्तुत पाठ एक सामाजिक यथार्थवादी कहानी विधा में रचित है। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। इस कहानी का प्रकाशन 1914 है, ये गलत इसमें दे रखा है, 1914 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद्र का पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को बनारस में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं गोदान, गबन, कर्म भूमि, सेवा सदन, ईदगाह, पूस की रात आदि। इस कहानी का मुख्य विषय ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार है। इस रचना ब्रिटिश काल में लिखी गई थी। यह रचना क्या है भाई? ब्रिटिश काल में लिखी गई थी। उस समय नमक पर कर लगाया जाता था और गरीबों का नमक खरीदना भी कठिन था। आगे है भाई, सरकार द्वारा नमक की तस्करी को अपराध माना गया था, पर उच्च वर्ग अक्सर इससे बच निकलता था। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद्र ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और न्याय व्यवस्था पर गहरा व्यंग्य किया है। कहानी का मुख्य पात्र मुंशी वंशीधर एक शिक्षित नवयुवक था जो अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी की तलाश में था। उसके पिता चाहते थे कि वह दुनियादारी सीखे, अमीरों की चापलूसी करे और लाभ उठाए, लेकिन वंशीधर स्वाभाविक रूप से आदर्शवादी था, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहता था। उसे ब्रिटिश सरकार के नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। उस समय नमक पर भारी कर लगता था और नमक की तस्करी अपराध माना जाता था भाई। लोग नमक चोरी छिपे बनाते और व्यापार करते थे ताकि कर से बचा जा सके। वंशीधर को नौकरी के पहले दिन से ही कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी पंडित आलोपी दीन, क्या नाम है? पंडित आलोपी दीन नमक तस्करी के धंधे में शामिल था। आलोपी दीन बहुत धनी, प्रभावशाली और रसूखदार व्यक्ति था जिसका सरकार से अच्छा मेलजोल था। एक रात वंशीधर को सूचना मिली कि आलोपी दीन नमक की तस्करी कर रहा है। गाड़ियां नमक से लदी होती है और तस्करी की पुष्टि हो जाती है। आगे है भाई क्वेश्चन, सही क्वेश्चन ही है, सारांश देख रहे हैं। वंशीधर पंडित आलोपी दीन को भी हिरासत में ले लेते हैं। वंशीधर को 40,000 रुपये तक की रिश्वत देने की आलोपी दीन ने नाकाम कोशिश की, परंतु वंशीधर ने रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया। कितनी रिश्वत दी थी भाई? कितनी रिश्वत देने के लिए कहा था? 40,000 की। आगे है, अदालत में बहस होती है। पंडित जी के वकील वंशीधर को झूठा साबित
करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वंशीधर अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वंशीधर को दंड स्वरूप अस्थायी रूप से पदच्युत यानी पद से हटा देना करने का आदेश आ जाता है। 1 सप्ताह बाद पंडित आलोपीदीन वंशीधर के घर अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर का प्रस्ताव लेकर गए। 6,000 मासिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला और नौकर चाकर मुफ्त। वंशीधर ने पंडित आलोपीदीन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। आगे अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पंडित आलोपीदीन निम्नलिखित में से थे, तो कौन थे भी पंडित आलोपीदीन? ऊपर हमने देखा है दरोगा थे, सिपाही थे, जमींदार थे या साहूकार थे, तो भाई वो जमींदार थे। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। दिए गए प्रश्न के अनुसार पंडित आलोपीदीन एक जमींदार थे। पंडित आलोपीदीन प्रेमचंद्र की कहानी नमक का दरोगा का एक पात्र है। यह कहानी 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद्र की अन्य कहानियां हैं कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा और पंच परमेश्वर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की रचनाओं में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा है भाई, ये हमें देखना है। तो कायाकल्प उपन्यास है, ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, संग्राम नाटक है। प्रेम की देवी, ये गलत है। विविध प्रसंग, ये कहानी संग्रह, ये भी गलत है। तो सी और डी दोनों ही गलत रहेंगे। आंसर सी और डी दोनों गलत है। प्रेम की देवी और विविध प्रसंग प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। प्रेम की देवी उपन्यास है, रचना लक्ष्मी निवास बिड़ला की रचना है। ये विविध प्रसंग, यह अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद्र की 77 रचनाओं का संग्रह है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद्र ने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, भूमिका, पत्र, संपादकीय आदि की रचना की है। समानतः इनकी प्रथम कहानी उर्दू संसार का सबसे अनमोल रतन 1907 को माना जाता है, किंतु कुछ विद्वानों ने इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन 1908 को माना है। ये दोनों कहानियां जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी सोत सरस्वती में 1915 में, प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर जो 1916 में प्रकाशित रचना है, इनकी कहानी है, उनको हिंदी की पहली कहानी माना है। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जो जमाना है उसमें प्रकाशित हुई थी 1910 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो भाई गलत है वो हमें बताना है। तो प्रेमचंद्र हिंदी तथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं, जो गलत है वो बताना है। बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम गणपत राय था, ये क्या है? गलत है। प्रेमचंद्र अंग्रेजी में MA करना चाहते थे, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था, ये भी सही है। तो गलत पूछा था, गलत इसमें बी है, बी आंसर सही रहेगा अपना। प्रेमचंद्र का बचपन का नाम गणपत राय नहीं था, यह कथन बिल्कुल गलत है। प्रेमचंद्र के बचपन का नाम धनपत राय था, ठीक है, और जो उनके पिताजी ने रखा था और उनके ताऊ ने उनका नाम नवाब राय रखा था। प्रेमचंद्र की प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 ईस्वी कानपुर जमाना प्रेस से प्रकाशित हुई थी, जिसकी कहानियां देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने इसकी 700 बची प्रतियों को आग में जलवा दिया था। ठीक है, क्यों जलवा दिया था? राजद्रोह के आरोप में। इस पर उन्होंने अपने मित्र दयानारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद्र रखा। प्रेमचंद्र का कहानी संग्रह देख लेते हैं। सप्त सरोज 1917 में प्रकाशित, नवनिधि 1917 में, प्रेम पूर्णिमा 1918 में, प्रेम पचीसी 1923 में, प्रेम परसून 1924 ईस्वी में, प्रेम द्वादशी 1926 में, प्रेम प्रतिमा 1926 में, प्रेम तीर्थ 1928 में, 5 फूल 1929 में, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 में, भाई प्रेम चतुर्थी 1929 में, प्रेम कुंज 1930 में, शब्द सुमन 1930 में और कफन 1936 ईस्वी में। कहानी संग्रह इनके। प्रेमचंद्र के उपन्यास देख लेते हैं। देवस्थान रहस्य 1905 में, प्रेमा 1907 में, सेवा सदन 1918 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1922 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकलाप 1926 में, निर्मला 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में। भी रूठी रानी 1907 में प्रकाशित प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, पूछा जाता है प्रेमचंद्र का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो रूठी रानी जो 1907 में प्रकाशित हुआ था, और जो उनका मंगलसूत्र उपन्यास है ये क्या है? अधूरा है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की
नमक का दरोगा कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है, जो गलत है भाई। यह अपनी पूर्णता में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की कहानी है। यह धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। कहानी का अंत निराशा में होता है। यह व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार की व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता को अत्यंत साहसिक तरीके के साथ से हमारे सामने लाती। बिल्कुल सही है। कहानी का अंत निराशा से नहीं होता है भाई, यानी इसमें तो यह कहानी का अंत क्या है, निराशा में होता है। ये क्या है, गलत है, और गलत पूछा था, और तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। जो सी है ये गलत है, इसमें गलती पूछ रखा है। आगे देखते हैं भाई। आंसर सी बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र की कहानी नमक का दरोगा कहानी के बारे में कहानी का अंत निराशा में होता है कथ्य क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद्र ने 1914 में लिखा था। इस कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। इस कहानी में सत्य शुरू में ही प्रभावी रहा और अंत में भी वंशीधर के सत्य के सामने आलोपी दिन को हार माननी पड़ी भाई। ये कहीं कहीं पे 1913, 1907 ले 1914 है भाई, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष। घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र है? तो कफन कहानी के पात्र रहेंगे घीसू और माधव। घीसू और माधव प्रेमचंद्र की कफन कहानी के पात्र है। दलित चेतना पर लिखित यथार्थवादी कहानी है। ठाकुर का कुआं, मंत्र तथा पूस की रात सभी प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, बिल्कुल सही है। उन्होंने किसान और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, ये बिल्कुल गलत है भाई, ये सही नहीं है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। प्रेमचंद्र जी ने संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यह कथन प्रेमचंद्र जी के विषय में गलत है। प्रेमचंद्र जी ने उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा, बिल्कुल सही है। उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में किसानों, श्रमिकों वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया। प्रेमचंद्र जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियों, मुहावरों के साथ भाषा सहज, सरल, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली थी भाई। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लम्ही गांव में हुआ था। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी को बनारस के पास स्थित लम्ही गांव में हुआ तथा इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। किस लेखक का मूल नाम धनपत राय था? तो किसका था भाई? प्रेमचंद्र जी का था। ये आंसर बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था। उर्दू रचनाओं में नवाब राय नाम से लिखते थे। हिंदी में रचना के लिए मुंशी दयाराम निगम ने प्रेमचंद्र नाम सुझाया था। बाद में मुंशी प्रेमचंद्र नाम से मशहूर हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था? तो किसको कर लिया गया था भाई? सोजे वतन को। ये आंसर बिल्कुल सही है अपना। आंसर ये बिल्कुल सही है। आंसर ये बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद्र के प्रथम उर्दू कहानी सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908 ईस्वी में जब्त कर लिया गया था, जो देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थी। सोजे वतन का अर्ध देश का मातम या देश का दुख है। इसमें 5 कहानियां संग्रहित थी भाई। अगला क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद्र का नाटक है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का नाटक इनमें से कौन सा है? करबला भी है, संग्राम भी है, प्रेम की वेदी भी है, यानी ये सभी के सभी प्रेमचंद्र जी के क्या है? नाटक है। डी आंसर सही है। मुंशी प्रेमचंद्र कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी नाम से 3 महत्वपूर्ण नाटक लिखे थे। प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान कब प्रकाशित हुआ था? तो 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था भैया। आंसर भी बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद्र ने महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जिनमें क्रमशः देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकलाप 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936। जबकि जो मंगलसूत्र इनका उपन्यास है ये क्या है? एक अधूरा उपन्यास है। ये सभी क्या है? उपन्यास है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का, और काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नमक का दरोगा किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है भी? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, इनमें से कोई नहीं। तो कहानी विधा की रचना रहेगी नमक का दरोगा। बी आंसर बिल्कुल सही है। नमक का दरोगा प्रेमचंद्र की बहुचर्चित कहानी है, जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। इसमें एक युवा नमक निरीक्षक मुंशी वंशीधर भ्रष्ट
और शक्तिशाली व्यक्ति आरोपी दिन को अवैध रूप से नमक ले जाने से रोकता है, न मानने पर उसे गिरफ्तार कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी में पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया भाई? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। आंसर से बिल्कुल सही। नमक का दारोगा कहानी में मुंशी वंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा है, जो पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह दिखाई देता और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पो बारह होना मुहावरे का अर्थ होगा, तो क्या होगा भाई? खूब लाभ होना। आंसर है बिल्कुल सही है। पो बारह होना मुहावरे का अर्थ है खूब लाभ होना, जबकि प्राणों पर खेला मुहावरे का अर्थ है प्राण की बाजी लगा देना ना, अतः फूला न समाना का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन है, पंडित आलोपी दिन कौन थे? तो कौन थे भाई? प्रतिष्ठित जमींदार थे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पंडित आलोपी दिन इन इलाके के प्रसिद्ध जमींदार थे, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। इलाके के लोग उनके कर्जदार थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित आलोपी दिन की नमक से लदी गाड़ी किस शहर को जा रही थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो लखनऊ, उन्नाव, कानपुर या प्रयागराज? तो कानपुर जा रही थी भाई। ठीक है, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पंडित आलोपी दिन की नमक से लदी गाड़ी कानपुर शहर को जा रही थी, जिसे नमक के रक्षक दारोगा मुंशी वंशीधर ने पकड़ ली तथा पंडित आलोपी दिन ने रिश्वत की पेशकश की, जिसे वंशीधर ने ठुकराकर आलोपी दिन को हिरासत में ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 17वां क्वेश्चन है, पंडित आलोपी दिन ने नमक के दारोगा वंशीधर को अंतिम रूप से कितने रुपए तक रिश्वत देने के लिए तैयार थे? तो कितने थे? 40,000 तक रिश्वत देने के लिए तैयार थे भी आलोपी दिन। आंसर डी बिल्कुल सही है। पंडित आलोपी दिन ने नमक से लदी गाड़ी बचाने के लिए नमक के दारोगा वंशीधर को अंतिम रूप से 40,000 रुपये देने के लिए तैयार थे, किंतु वंशीधर ने ईमानदारी का परिचय देते हुए उसे ठुकराया। अगला क्वेश्चन है, मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इस त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यह वाक्य नमक का दारोगा कहानी में किसने कहा है? ठीक है भाई, ये वाक्य जो है वो सबसे जब लास्ट में कहानी खत्म होने वाली होती है उस समय का है ये। तो ये किसका है? तो ये भी मुंशी वंशीधर का रहेगा। जब आलोपी दिन उनके घर पे आता है, ठीक है, तब ये मुंशीधर उनसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं चाहे अंधेरा हो मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। सॉरी, घर में चाहे अंधेरा हो लेकिन मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई परमार्थ में लगे रहना, भी आंसर बिल्कुल सही है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ स्वयं के स्वार्थ की परवाह न करके परोपकार या परमार्थ में लगे रहना, अर्थात अपना भला करने के बजाय दूसरों के विषय में सोचते रहना। अगला क्वेश्चन है, न्याय के मैदान में किसका युद्ध ठन गया था? ठीक है, न्याय के मैदान में किसका युद्ध ठन गया था? तो धन और धर्म का। ठीक है, आंसर ये बिल्कुल सही है। पंडित आलोपी दिन और वंशीधर के बीच न्याय के मैदान में धन और धर्म का युद्ध ठन गया था, जिसमें पंडित आलोपी दिन विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, यह कथन किसका है? तो आलोपी दिन का कथन रहेगा। एक न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, उपयुक्त कथन नमक का दारोगा कहानी से आलोपी दिन का है भाई। अगला क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी हमें क्या प्रेरणा देती है? तो क्या प्रेरणा देती है? सत्य और ईमानदारी की प्रेरणा हमें देती है भाई। एक नमक का दारोगा कहानी हमें सत्यनिष्ठ और ईमानदारी की प्रेरणा देती है। अगला लेसन है, मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती की लेखिका रहेगी भाई। ठीक है, प्रस्तुत पाठ शब्द चित्र विधा में रचित है। क्या है भैया? शब्द चित्र विधा में रचित है मियां नसरुद्दीन। इस पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया। कहाँ से लिया गया भाई? हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इस पाठ में खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 गुजरात, पश्चिम बंगाल, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। लेखिका कृष्णा सोबती इस पाठ में दिल्ली के पुराने नानबाई मियां नसरुद्दीन से मिलती हैं। मियां नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने वाले खानदानी तंदूरी रोटी बनाने वाले माने जाते हैं। मियां अपने हुनर, अनुभव और मेहनत पर गर्व करते हैं और आज की शिक्षा व्यवस्था को केवल किताबी मानते हैं। मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि हुनर
तालीम से नहीं अनुभव से आता है, जो धीरे धीरे बनता है। मियां नसरुद्दीन का लहजा ताना मारने वाला जरूर है, लेकिन उसमें जीवन दर्शन, सच्चाई और अनुभव छिपा है। अपने पूर्वजों को बादशाह का नानबाई बताते हैं, लेकिन जब उनसे नाम पूछा जाता तो वे गुस्सा हो जाते हैं। ये उनके स्वाभाविक स्वाभिमान को दर्शाया गया है। अगला को आगे है भाई, मियाँ जमाने के बदलते स्वरूप पर अफसोस जताते हैं। जब लोग पारंपरिक कलाओं की कदर करना भूल जाते हैं, उसकी गुणवत्ता गिर रही है। इस चिंता को पाठ के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। एक किस्से में उन्होंने बताया कि बादशाह सलामत ने उनसे कहा था, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। पाठ एक शब्द चित्र शैली में रचा गया है, जिसमें पारंपरिक जीवन, व्यक्तित्व और यथार्थ का गहरा चित्रण है। आगे है, लेखिका ने न केवल मियाँ को अनुकरणीय कारीगर के रूप में दिखाया है, बल्कि उनकी वृत्ति, व्यंग्य, आत्मगौरव और सांसारिक दुख को भी उजागर किया है। क्वेश्चन करते हैं भाई इसके, मियाँ नसरुद्दीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही बात नहीं है? तो कौन सी सही बात नहीं है? मियाँ नसरुद्दीन का संबंध मटिया महल से था, बिल्कुल सही है। मियाँ नसरुद्दीन खानदानी नानबाई थे, बिल्कुल सही है। मियाँ नसरुद्दीन वेज बिरयानी बनाने के लिए मशहूर थे, नहीं भाई ये बिल्कुल गलत है। मियाँ नसरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे, ये बिल्कुल सही है। तो सी आंसर क्या है? गलत रहेगा। सी क्या है? गलत रहेगा भाई। मियाँ नसरुद्दीन वेज बिरयानी बनाने के लिए मशहूर नहीं थे, ये कथन क्या बिल्कुल सही है भाई। थे, ये बिल्कुल सही नहीं है। मियाँ नसरुद्दीन अध्याय हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती है। इस पाठ में खानदानी नानबाई बनाने वाले मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचि और स्वभाव का शब्द खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। यह इनका खानदानी पेशा है। यह कला इन्होंने अपने पिता से सीखी थी, इसलिए इन्होंने नानबाइयों का मसीहा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की रचना है तो कौन सा है? सूरजमुखी अंधेरे के, गलता लोहा, स्पीति में बारिश, सॉरी सूरजमुखी अंधेरे के जो है ये कृष्णा सोबती जी की ही रचना है। गलता लोहा नहीं है, स्पीति में बारिश नहीं है, जामुन का पेड़ नहीं है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती के उपन्यास है मित्रों मरजानी 1967 में, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में, जिंदगी नामा 1979 में, दिलो दानिश 1993 में, समय सरगम 2000 ईस्वी में, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में। गलता लोहा शेखर जोशी द्वारा लिखित कहानी में आधुनिक जीवन के यथार्थ का मार्मिक चित्रण किया गया है। शेखर जोशी की कहानियाँ, कोसी का घटवार 1958, 7 के लोग 1979, हलवाहा 1981, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है, डांगरी वाले, बच्चे का सपना, आदमी का डर। ठीक है, स्पीति में बारिश कृष्णनाथ का यात्रा वृत्तांत है। किन्नर धर्मलोक, लद्दाख में राग विराग इनकी अन्य यात्रा वृत्तांत है भी। जामुन का पेड़ प्रसिद्ध कथाकार कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखी गई एक हास्य व्यंग्य रचना है और ये सभी ठीक है आरोह भाग 1 में लगी हुई है। कृष्णा सोबती की मियाँ नसरुद्दीन रचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। इसमें खानदानी नानबाई के व्यक्तित्व का चित्रण है, बिल्कुल सही है। इसमें मियाँ नसरुद्दीन के स्वभाव का चित्रण है, बिल्कुल सही। इसमें मियाँ नसरुद्दीन की रुचियों का चित्रण है, बिल्कुल सही है। मियाँ नसरुद्दीन संस्मरणात्मक रचना नहीं है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, गलती पूछा था और गलत क्या है? डी है। आंसर डी बिल्कुल सही है। कृष्णा सोबती की मियाँ नसरुद्दीन संस्मरणात्मक रचना नहीं है, कथन बिल्कुल सही नहीं है। कृष्णा सोबती की मियाँ नसरुद्दीन संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो हम हसमत भाग 1 में से संकलित है। कृष्णा सोबती अपने से जुड़े चुनिंदा पात्रों के जीवन के महत्वपूर्ण अंशों को उनकी वैचारिकता के साथ कृष्णा सोबती ने हम हसमत के 4 भागों में लिपिबद्ध किया। हम हसमत का विषय उनके समकालीन साथी लेखकों के अलावा गोष्ठियों, पार्टियों में हुए उनके अनुभव और समसामयिक मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, मियाँ नसरुद्दीन रचना के आधार पर बताइए कि गड़िया मोहल्ला कहाँ है? तो कहाँ भी? ये दिल्ली में है। आंसर डी बिल्कुल सही है। मियाँ नसरुद्दीन रचना के आधार पर गढ़ैया मोहल्ला दिल्ली में है। गढ़ैया मोहल्ला जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के पास है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कृष्णा सोबती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है भाई, कौन सा सही नहीं है।
हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है, बिल्कुल सही। कृष्णा सोबती के भाषिक प्रयोग में विविधता, बिल्कुल सही है। संस्कृत की तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सभी उनकी रचनाओं में मौजूद है, बिल्कुल सही है। कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, ये क्या है? गलत है, उनको मिला है भाई। आंसर डी बिल्कुल सही है। कृष्णा सोबती को हिंदी अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। कृष्णा सोबती नई कहानी के दौर की चर्चित महिला कहानीकारों की त्री में एक है। अन्य दो मन्नू भंडारी और उषा प्रेमदा है। इनकी रचनाओं में पंजाब के ग्रामीण कृषक महिलाओं के जीवन के खुरदरेपन और उनके ग्राम्य यौनिकता का चित्रण है। यह चित्रण ही उन्हें शहरी मध्य वर्ग की महिलाओं के चित्रण करने वाले समकालीनों से अलग करता है। पुरस्कार एवं सम्मान। कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा या जिंदा रुख उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 2000-2001 में सलाका सम्मान से पुरस्कृत किया गया। 1981 में साहित्य शिरोमणि पुरस्कार मिला। 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड मिला। 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली। 2017 में इनके संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कृष्णा सोबती हिंदी आख्यायिका यानी फिक्शन लेखिका थी। महिला कथाकार कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? भी 18 फरवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। आंसर है बिल्कुल सही। महिला कथाकार कृष्णा सोबती का जन्म गुजरात, पश्चिम पंजाब वर्तमान में पाकिस्तान में 18 फरवरी सन 1985 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 25 जनवरी 2019 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती का उपन्यास है, तो इनमें से कौन सा उपन्यास कृष्णा सोबती जी का रहेगा? जिंदगी नामा, दिलोदानी, समय सरगम, ये सभी कृष्णा सोबती जी के उपन्यास हैं। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल सही है। कृष्णा सोबती ने हिंदी कथा साहित्य में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। उन्होंने जिंदगी नामा, दिलोदानिश, ए लड़की, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान आदि इनका महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बादलों के घेरे किस विधा की रचना है? तो बादलों के घेरे भाई कहानी विधा की रचना, ये आंसर बिल्कुल सही है। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती की चर्चित कहानी है। इसके अलावा सिक्का बदल गया, नकीशा और बचपन इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला कथा साहित्यकार कृष्णा सोबती को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो भाई जिंदगी नामा के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, बी आंसर बिल्कुल सही है। महिला कथा साहित्यकार कृष्णा सोबती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला तथा उनके संपूर्ण रचनाकाल कार्य के लिए सन 2017 ईस्वी में सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। हम हसमत किस विधा की रचना है? तो हम हसमत किस विधा की रचना है भाई? ये क्या है? संस्मरण रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृति हम हसमत का महत्वपूर्ण स्थान है, जो 4 खंडों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती के रचना से संग्रहित किया गया है, किस रचना से में से है भाई ये? ठीक है, तो हम हसमत में से है, पहले भी मैंने आपको बताया है। आंसर सी बिल्कुल सही है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृति हम हसमत से संग्रहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन का खानदानी कार्य क्या है? तो खानदानी कार्य क्या था भाई? नानबाई बनाना। ठीक है, सॉरी नान, हाँ यही है। आंसर है बिल्कुल सही है। मियां नसरुद्दीन का खानदानी काम नानबाई बनाना था। उनके पिता और दादा तंदूरी कार्य को करते थे। वह काम या व्यवसाय जो किसी के पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा उसे खानदानी कार्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे भाई? तो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। अगला क्वेश्चन है, मियां हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं, उक्त कथन किसका है? तो ये मियां नसरुद्दीन का ही कथन है भाई। आंसर है बिल्कुल सही है। 15वां क्वेश्चन है, मियां नसरुद्दीन पाठ में प्रयुक्त आंखों में काया भोलापन वाक्य में काया शब्द का क्या अर्थ है? तो काया का मतलब है चालाक। ठीक है, क्या है भाई? चालाक। आंखों में काया भोलापन में काया शब्द का अर्थ होता है चालाक, जबकि भोलापन का अर्थ है सीधा, छोटा सा। अगला क्वेश्चन है, तालीम की तालीम बड़ी चीज होती है, इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम शब्द का क्या अर्थ है भाई? तालीम की तालीम, तो इसमें दूसरी तालीम है, इसका क्या अर्थ है?
तो शिक्षा, नसीहत, शिक्षा का ज्ञान, इसमें से कोई नहीं, तो शिक्षा का ज्ञान। दूसरी बार प्रयुक्त तालीम शब्द का अर्थ है शिक्षा का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज खिलाओ जो न आग से पके न पानी से बने। उपयुक्त वाक्य किसका है? तो किसका है? बादशाह सलामत का रहेगा। ये डी आंसर बिल्कुल सही है। 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी, पंक्ति में मन कितने किलो के बराबर है? तो मन कितने किलो के बराबर होता है भाई? 40 किलो के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, खिस यानी हंसी हंसना, मुहावरे शब्द का अर्थ क्या है? तो दिखाने के लिए हंसना। ये आंसर बिल्कुल सही है। पापड़ से ज्यादा महीन कौन सी रोटी बताई गई है? तो तुन की रोटी बताई गई है। सी आंसर बिल्कुल सही है। तुन की रोटी का एक प्रकार है जो पापड़ से भी ज्यादा महीन होती है, जबकि बेसनी, खमीरी, दीदा, गांव, रुमाली आदि भी रोटी का ही प्रकार है। मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि वे खानदानी नानबाई थे और अपने पैसे को कला मानते थे, क्योंकि वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर थे, क्योंकि वे खुद को नानबाइयों का उस्ताद मानते थे। यानी ये सभी बिल्कुल सही है इनके विषय में। ठीक है, अगला लेसन है, अप्पू के साथ 2.5 साल। क्या भाई? अप्पू के साथ 2.5 साल। सत्यजीत रॉय इसके लेखक रहेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्मरण विधा में रचित है। यह पाठ पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है। इसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक सत्यजीत रॉय है। सत्यजीत राय रहेंगे भाई। सत्यजीत राय बांग्ला फिल्म पथेर पांचाली के प्रसिद्ध फिल्मकार और पटकथाकार थे। इस पाठ में फिल्म बनाने के दौरान किन किन वित्तीय संकटों, तकनीकी समस्या और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इन सब बातों का उल्लेख किया गया है। फिल्म निर्माण की सच्चाई और जदोजहद को बेहद सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। सत्यजीत राय को विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पथेर पांचाली को पढ़ने के बाद उन्हें उसी पर फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली। यह फिल्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार के संघर्षों और एक छोटे बालक अप्पू की आंखों से दुनिया को देखने का प्रयास थी। फिल्म के निर्माण में कुल 2.5 वर्ष लगे। कितने भाई? 2.5 वर्ष लगे। कई बार पैसे की कमी के कारण फिल्म की शूटिंग बीच में रोकनी पड़ी। लेखक ने फिल्म के पात्रों को वास्तविकता के आधार पर चुना। अप्पू के पात्र के लिए एक सज्जन अपनी बेटी टिया के बाल कटवाकर इंटरव्यू के लिए लेकर आया, किंतु पकड़े गए। अप्पू के पात्र के लिए एक नवोदित बालक चुना गया जिसे अभिनय का कोई अनुभव नहीं था। फिल्म की शूटिंग ग्रामीण बंगाल के परिवेश में की गई ताकि कहानी की आत्मा बनी रहे। फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी सफलता मिली थी। इस फिल्म ने भारत को विश्व सिनेमा में नई पहचान दिलाई और लेखक के लिए यह सपने के सच होने जैसा अनुभव था। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सत्यजीत राय की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? काबुलीवाला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, सोने का किला, प्रोफेसर शंकु के कारनामे। तो भाई जो ए ऑप्शन है काबुलीवाला, ये भाई सत्यजीत राय की नहीं है रचना। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर बिल्कुल सही है। काबुलीवाला सत्यजीत राय की रचना नहीं है। यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी में लेखक ने एक छोटी सी बच्ची और एक फेरी वाले के बीच पनपने वाले दोस्ती का वर्णन किया है। शुरू में छोटी बच्ची काबुलीवाले से डरती थी, ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि काबुलीवाला अपनी बोरी में बच्चों को बंद करके रखता है। बाद में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर की कालजयी रचना गीतांजलि के लिए सन 1913 ईस्वी में साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला। वे साहित्य को नोबेल पुरस्कार जीतने वाले और गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे भाई। आगे भाई रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, चौखेरे वाली, गोरा, काबुलीवाला इत्यादि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत राय की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अपराजिता है, देवी चारुलता है, शतरंज के खिलाड़ी वे, लेकिन जो मंडी है ये सत्यजीत राय की नहीं है। आगे है, दिए गए विकल्प में मंडी फिल्म सत्यजीत राय की नहीं है। यह फिल्म 1983 में बनी मंडी फिल्म के निर्देशन श्याम बेनेगल है। अन्य सभी दी गई फिल्म सत्यजीत राय की रहेगी। आगे है भाई, श्रीनिवास
सर्वजया सर्वजया और सुबीर बनर्जी सत्यजीत राय की किस फिल्म से संबंधित चरित्र है? तो किससे है भाई? अप्पू का संसार सॉरी, अपराजिता, पथेर पांचाली या गोपी गायने? तो पथेर पांचाली फिल्म से संबंधित है भाई। श्रीनिवास, सर्वजया और सुबीर बनर्जी सत्यजीत राय के पथेर पांचाली जो 1955 फिल्म से संबंधित है। पथेर पांचाली के अन्य चरित्र हैं सर्वजया अप्पू की माँ, श्रीनिवास घूमता हुआ मिठाई वाला, अप्पू दुर्गा चुन्नी वाली बाला देवी भूलो पालतू कुत्ता है, सुबोधा 60-65 साल का वाइनिल का साउंड सुनाने वाला आदमी, भूपेंदा साउंड रिकॉर्डर, अनिल बाबू रेलगाड़ी स्टेशन पर टीम मेंबर। अगला क्वेश्चन, अभी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यजीत राय के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। पथेर पांचाली इनकी प्रथम निर्देशित फिल्म है। इनकी अधिकांश फिल्में साहित्य कृतियों पर है। प्रेमचंद्र इनके पसंदीदा साहित्यकार थे। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण सदगति फिल्म के अनुभव से संबंधित है। जो सही नहीं है तो डी सही नहीं है और बिल्कुल सही है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण सदगति फिल्म के अनुभव से संबंधित है। सत्यजीत राय के बारे में ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है। सत्यजीत राय की प्रमुख फिल्म है अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसागर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायने बाका बायने, पथेर पांचाली बांग्ला में, शतरंज के खिलाड़ी सदगति हिंदी में भी। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय ने अपनी फिल्म के लिए काश फूलों के वन की शूटिंग लगातार न करके 1 साल बाद उसी लोकेशन पर क्यों की? काशफूल सुंदर नहीं थे? नहीं भाई। काशफूल को तोड़ दिया गया, काशफूल को जानवर खा गए और फिर 1 साल बाद आए। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर सी बिल्कुल सही है। सत्यजीत राय ने अपनी फिल्म के लिए काशफूलों के वन की शूटिंग लगातार न करके 1 साल बाद उसी लोकेशन पर इसलिए की क्योंकि काशफूल को जानवर खा गए थे और फिर 1 साल बाद आए थे। सत्यजीत राय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल सही है। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्म सत्यजीत राय का जन्म 2 मई 1921 ईस्वी को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ तथा इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1992 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय ने लगभग कितने फिल्मों का निर्माण किया है? तो 30 फिल्मों का निर्माण किया है। आंसर बिल्कुल सही है। सत्यजीत राय ने लगभग 30 फिल्मों का निर्माण कार्य किया और फिल्म विधा को समृद्ध किया, साथ ही निर्देशकों और आलोचकों के बीच एक समझ विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है भाई, सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी पहली फीचर फिल्म का क्या नाम था? तो क्या नाम था? पथेर पांचाली। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर है बिल्कुल सही है। सत्यजीत राय के निर्देशन में बनी पहली फिल्म पथेर पांचाली 1955 ईस्वी में प्रदर्शित हुई, जो बांग्ला भाव में बनाई गई थी। अपराजिता, अप्पू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर आदि इनके निर्देशित बांग्ला फिल्में हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय निर्देशित हिंदी फिल्में कौन सी है? तो शतरंज के खिलाड़ी और सदगति भाई। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है? ठीक है भाई, जो ऑस्कर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? तो फिल्म जगत के लिए दिया जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। सत्यजीत राय को ऑस्कर पुरस्कार ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनरी अवार्ड 1992 ईस्वी में प्रदान किया गया था। तो भाई अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कौन सा भी? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, भारत रत्न या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार? तो भारत रत्न दिया गया है। सी आंसर बिल्कुल सही है। सत्यजीत राय भारतीय फिल्म निर्देशन, पटकथा लेखक, संगीतकार, ग्राफिक डिजाइनर थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान की और सिनेमा जगत को नई पहचान दिया। इस अमूल्य योगदान के लिए 1992 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अप्पू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण फिल्म के अनुभव से संबंधित है पथेर पांचाली। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं भाई आगे।
पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष के लड़के की तलाश निर्देशक को थी? तो भाई 6 वर्ष के लड़के की। डी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का क्या नाम था? तो सुबीर बनर्जी। बी आंसर ठीक रहेगा। अब पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम सत्यजीत राय का पड़ोसी था, जिसका नाम सुबीर बनर्जी था भाई। अगला क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र वाली वृद्ध महिला का क्या नाम था? क्या नाम था भाई? चुन्नी बाला देवी। आंसर सी बिल्कुल सही है। पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की वृद्ध महिला का नाम चुन्नी बाला देवी था। अगला क्वेश्चन है, शूटिंग के लिए पैसे जुटाने के लिए निर्देशक सत्यजीत रॉय कहाँ पर नौकरी करते थे? तो विज्ञापन कंपनी में करते थे। यह आंसर बिल्कुल सही रहेगा। शूटिंग के लिए पैसा जुटाने के लिए निर्देशन सत्यजीत राय विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे और पैसा हो जाने पर पुनः शूटिंग्स आरंभ करते थे। फिल्म के किस अंश को पूर्ण करने के लिए निर्देशक को साल भर इंतजार करना पड़ा? काश फूल के मैदान का। सी आंसर बिल्कुल सही है। फिल्म के निर्देशक सत्यजीत राय को काश फूलों के मैदान के लिए साल भर शरद ऋतु के आने तक इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि पासलीट गांव जाकर काश फूलों से भरे मैदान की आंधी सीन पूरी हो चुके थे, किंतु एक सप्ताह बाद पुनः जाने पर काश के फूलों को जानवर खा गए थे। अगला क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म में शूटिंग को पूर्ण किए बिना कौन कौन से पात्र की मृत्यु हो गई थी? तो भूलो कुत्ते की, ठीक है, दोनों, मिठाई वाले की भूमिका में श्रीनिवास की। तो भैया ए और सी ये दोनों ही की हो गई थी, यानी बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण निर्देशक सत्यजीत राय को बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई? तो पैसे के कारण, पैसे की कमी के कारण भाई। आंसर है बिल्कुल सही है। पैसे की कमी के कारण निर्देशक सत्यजीत राय को बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई, क्योंकि बरसात के मौसम में निर्देशक के पास पैसा नहीं था। जब पैसा आया तो बारिश का महीना चल रहा था, बरसात का महीना जा चुका था, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव निर्देशक को अधिक उपयुक्त था, क्यों था भाई? बोडाल गांव में बिजली थी, बोडाल गांव में पक्के घर थे, बोडाल गांव में पक्का रास्ता बन गया था। ये उपयुक्त सभी बातें थी। आंसर डी बिल्कुल सही है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव निर्देशक को अधिक उपयुक्त था, क्योंकि बोडाल गांव में बिजली, गांव के पक्के घर तथा गांव में पक्का रास्ता बन गया था। भूपेन बाबू किसको देखकर सहम गए थे? तो वास्तु सरप को देखकर क्या थे? भूपेन बाबू सहम गए थे। वास्तु वह सरप है जो घर में अक्सर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता या बांग्ला में वास्तु सरप कहते हैं। अगला लेसन है विदाई संभाषण। इसके लेखक रहेंगे बाल मुकुंद गुप्त। विदाई संभाषण एक व्यंग्यात्मक रचना है, जिसमें एक सरकारी बाबू की सेवानिवृत्ति के अवसर पर दिया गया भाषण प्रस्तुत किया गया है। विदाई संभाषण के लेखक बाल मुकुंद गुप्त जी है। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति सिंह शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासन काल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गौरव का वर्चस्व स्थापित करना था। पाठ में भारतीयों को बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कार्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के अद्वितीय रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वे सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना, जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। इसे एक काल्पनिक भाषण के रूप में लिखा गया, जो एक अंग्रेज वायसराय लॉर्ड कर्जन की विदाई के अवसर पर बोला गया था। आगे है भाई, विदाई संभाषण केवल एक वायसराय की विदाई पर भाषण नहीं है, यह भारतीयों की मानसिकता दास्ता पर गहरी चोट है। यह पाठ लॉर्ड कर्जन वायसराय 1899 से 1904 और 1904 से 1905 की विदाई पर लिखी गई एक व्यंग्य रचना है। लॉर्ड कर्जन ने भारत में कई कठोर नीतियां लागू की, जैसे बांग्ला विभाजन 1905, प्रेस पर नियंत्रण, भारतीय शिक्षित वर्ग की उपेक्षा, स्वदेशी आंदोलन का विरोध। अपने तानाशाही रवैये, भारतीयों के विरोध और नीतियों के विफलता के कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। जनता ने इसका जबरदस्त विरोध किया। यही उसका जनता से अलगाव और अवमानना का प्रतीक बना। पाठ में बताया गया है कि कर्जन ने भारत में कई कार्य किए। रेलवे
विद्यालय, सिविल सर्विस आदि की योजनाएं लाई, लेकिन लेखक इन सब कार्यों पर व्यंग्य करता है। वह कहता है कि ये योजनाएं जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की सुविधा के लिए थी। कर्जन के शासनकाल में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई। उन्होंने भारतीय लेखकों, संपादकों और शिक्षित वर्ग को शत्रु के रूप में देखा। लेखक अंत में कहता है, जैसे कसाई के जाने पर बकरी रोती है, वैसे ही हम भी आपके विदा होने पर आंसू बहा रहे हैं। यह पूरे पाठ का सबसे तीखा और कटाक्षपूर्ण वाक्य है। यह अंग्रेज शासक को कसाई कहा गया है और भारतीय जनता को बकरी। क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई इस लेसन के। निम्नलिखित में से किसका संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने नहीं किया? तो किसका नहीं किया? सरस्वती पत्रिका का नहीं किया था, भारत मित्र का भी किया था, हिंदी बंगवासी का भी और हिंदुस्तान का भी। आंसर है बिल्कुल सही है। सरस्वती पत्रिका का संपादन बाल मुकुंद गुप्त ने नहीं किया। 1889 ईस्वी में गुप्त जी महानता मालवीय जी के अनुरोध पर कालाकर यानी अवध के हिंदी दैनिक हिंदुस्तान के सहकारी संपादक हुए। 1893 में हिंदी बंगवासी के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए। 1899 में भारत मित्र के संपादक बने। 1888-89 में लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया। पंडित प्रताप नारायण मिश्र को गुप्त जी अपना काव्य गुरु स्वीकार करते हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी को। सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक श्याम सुंदर दास थे। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदाई संभाषण के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है। तो देखते हैं। इसमें दिखाया गया है कि शासन के आततीय रूप से सबको कष्ट होता, बिल्कुल सही है। इसमें भारतीयों की बेबसी को दर्शाया गया है। इसमें दुख और लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह लॉर्ड डलहौजी नहीं भाई, कर्जन के समय की रचना है। डी आंसर सही रहेगा, कर्जन के समय की है ये। आंसर डी बिल्कुल सही है। यह लॉर्ड डलहौजी के समय की रचना है यह कथन बिल्कुल विदाई संभाषण के संदर्भ में सही नहीं है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के भारत छोड़ने पर व्यंग्यात्मक ढंग से उनकी विदाई का वर्णन किया है। साथ ही इस निबंध में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल 1899 से 1905 में भारत के नागरिकों की स्थिति का व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आगे है बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों की आत्मा भारतेंदु युगिन है, जो शरीर द्विवेदी युगिन है भाई। ठीक है, क्या कहा गया? जो बाल मुकुंद गुप्त जी है, इसके निबंधों की आत्मा तो भारतेंदु युगिन है और जो शरीर है ये द्विवेदी युगिन है। इनके निबंधों में ललित निबंध का विकसित होता स्वरूप दिखाई देता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता है। कौन भाई? बाल मुकुंद गुप्त जी। अगला क्वेश्चन है, विदाई संभाषण नामक व्यंग्य किसका है? तो किसका भी? बाल मुकुंद गुप्त जी का रहेगा। ए आंसर बिल्कुल सही है। विदाई संभाषण नामक व्यंग्य बाल मुकुंद गुप्त का है। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। यह निबंध वायसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यह गुप्त जी द्वारा रचित शिव शंभू के चिट्ठे नामक निबंध का एक अंश है। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं गलता लोहा नहीं, अद्भुत अपूर्ण स्वपन नहीं, मियां नसरुद्दीन नहीं, विदाई संभाषण। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त के चर्चित निबंध शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। रचना और लेखक गलता लोहा शेखर जोशी का है। अद्भुत अपूर्व स्वपन भारतेंदु हरिश्चंद्र का। मियां नसरुद्दीन कृष्णा सोबती जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन थे? तो कौन थे भी? बाल मुकुंद गुप्त। बी आंसर सही रहेगा अपना। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। आंसर भी बिल्कुल सही। शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त है। बाल मुकुंद गुप्त 1865 से 1907 ईस्वी के प्रसिद्ध निबंधकार और पत्रकार थे। शिव शंभू के कल्पित नाम से गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके 8 चिट्ठे लिखे हैं। कितने भाई? 8 चिट्ठे लिखे हैं। आगे देखते हैं। ये चिट्ठे 1904 से 1905 के मध्य भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए। शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक रचना व्यंग्य प्रधान निबंध है। क्या है? व्यंग्य प्रधान निबंध है। इसमें शासन की निरकुशता और भारतीयों पर किए गए अत्याचार और अंग्रेजों की शोषण नीति पर तीखे प्रहार किए गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी अखबार चुनार 1866, कोहिनूर 1888, भारत मित्र 1877 आदि पत्रों का संपादन किया है। केशव दास रीतिकालीन आचार्य है। इनकी प्रमुख कृतियां रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी आदि है। आचार्य चिंतामणि भी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाएं काव्य विवेक,
कविकुल, कल्पतरु, छंद विचार आदि है। नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशय, कामनी, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, उत्तर जय, सुवर्णा आदि। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो रोहतक में हुआ था। आंसर ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय भागीदार बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म 14 नवंबर 1865 ईस्वी को हरियाणा के रोहतक जिले के गांव गुडियानी में तथा इनकी मृत्यु 18 सितंबर सन 1907 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई? तो किस में हुई थी भाई? उर्दू भाषा में हुई थी। आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू भाषा में हुई थी। बाद में इन्होंने हिंदी सीखी और हिंदी के मूर्धन्य विद्वान बन गए। हिंदी गद्य साहित्य में गुप्त जी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में किस लेखक का नाम आता है? तो किसका आता है? बाल मुकुंद गुप्त जी का आता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी के रूप में बाल मुकुंद गुप्त का नाम लिया जाता है क्योंकि गुप्त का नाम लिया जाता है क्योंकि गुप्त जी के दोनों युगों के साहित्यिक और भाषाई मूल्यों को अपनी रचना में समाहित किया गया है। बाल मुकुंद जी ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया? तो भाई हिंदुस्तान का, हिंदी बंगवासी का और भारतीय मित्र, इन सभी का किया था। आंसर डी बिल्कुल सही है। बाल मुकुंद गुप्त जी की राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकारिता की भूमिका निभाई तथा राष्ट्र के जनमानस को जागृत करने में अमूल्य योगदान इन्होंने अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि महत्वपूर्ण पत्रों को संपादन किया है भाई। बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच किस शब्द को लेकर लंबी बहस चली? काफी महत्वपूर्ण है भाई, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो किस शब्द को लेके चली थी काफी दिनों तक बहस? तो शिथिलता, सक्रियता, अनशिथिलता या निष्क्रियता? तो अनशिथिलता को लेकर काफी दिनों तक इन दोनों के बीच में लंबी बहस चली थी। बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम की टेटे नाम से अनशिथिलता शब्द की आलोचना की, जबकि जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठेकौना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहेत नाम से लिखा भाई। कल्लू अलहेत नाम से लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त के किस व्यंग्य निबंध का आंसर? तो शिव शंभू के चिट्ठे का आंसर है भैया। आंसर है बिल्कुल सही है। विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे व्यंग्य निबंध का आंसर है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध 1903 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक भारत मित्र में प्रकाशित हुआ। यह निबंध भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन पर एक तीखा व्यंग्य है। अगला क्वेश्चन है, विदाई संभाषण निबंध किस अंग्रेज शासन के विदाई के समय लिखा गया है? तो लॉर्ड कर्जन की। आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। विदाई संभाषण निबंध भारत में अंग्रेज शासक लॉर्ड कर्जन के विदाई के समय लिखा गया है। लॉर्ड कर्जन भारतवर्ष में सन 1899 से 1904 ईस्वी तथा 1904 से 1905 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसके दूसरी बार आने पर खुश नहीं थे? तो भाई लॉर्ड कर्जन के दूसरी बार भारत आने पर ये बिल्कुल खुश नहीं थे। आंसर है बिल्कुल सही। लॉर्ड कर्जन को दूसरी बार भारत का वायसराय बनाया गया। इस बात से भारतवासी दुखी थे। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? तो कितनी गाय थी भाई? 2 गाय थी। शिव शंभू के पास 2 गाय थी। गाय के संदर्भ से गुप्त जी ने भारतीयों के मनोदशा को बतलाया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था भाई। ठीक है। विदाई संभाषण निबंध के अंश में उक्त बात लॉर्ड कर्जन ने कही है। अगला क्वेश्चन है, बिस्तर गर्म राख पर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है। बिस्तर गर्म राख पर रखना, तो बिस्तर पर मुश्किल से रहना, गर्म राख पर बिस्तर लगाना, अच्छी नींद आना या किसी भी स्थिति में आराम से होते हुए भी बेचैन। डी आंसर सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। बिस्तर गर्म राख पर रखना अर्थात किसी भी स्थिति में आराम से होते हुए बेचैन या चिंतित रहना, बेफिक्र रहना या अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह न करना या आरामदायक स्थिति में होते हुए भी बेचैन या चिंतित रहना। यथा लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय रहते अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छे से नहीं कर सका। अगला क्वेश्चन है, किसके एक इशारे पर प्रलय होती थी? तो लॉर्ड कर्जन के कहने पर क्या थी? प्रलय होती थी। नेपोलियन ऑफ पर्सिया, क्या भी नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो नादिर शाह जाना जाता है। आंसर से बिल्कुल सही है। आंसर से बिल्कुल सही है। नादिर शाह 1736 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक ईरान के शाह
रहा। अपने तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्सिया के नाम से जाना गया। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने ही आक्रमण करने के लिए भारत भेजा था। नादिर शाह ने किसके गले में तलवार डालकर प्रार्थना करने के बाद दिल्ली में कत्लेआम रोक दिया था? तो आसिफ जहाँ के। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा क्यों दिया था? तो क्यों दिया था भाई? बंग फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न होने के कारण। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासन काल रूपी नाटक का अंत गुप्त जी ने कैसे किया है? तो दुखांत किया है भाई। ठीक है, दुखांत रूप में किया है। आगे है गलता लोहा, काफी महत्वपूर्ण कहानी है भाई ये। ठीक है, गलता लोहा, और इसके रचनाकार है शेखर जोशी। प्रस्तुत पाठ गलता लोहा के लेखक शेखर जोशी है। इस पाठ की विधा क्या है? कहानी है। यह सामाजिक यथार्थ पर आधारित कहानी है। इस कहानी का मुख्य विषय जातिवाद, श्रम, शिक्षा और आत्मसम्मान का संघर्ष है। देखते हैं भाई आगे। यह कहानी दो मुख्य पात्रों मोहन ब्राह्मण युवक और धनराम लोहार परिवार का युवक के माध्यम से जातिगत भेदभाव, श्रम की प्रतिष्ठा और सामाजिक सोच पर तीखा सवाल उठाती है। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी, गंभीर और शांत स्वभाव का लड़का है। उसका परिवार गरीब ब्राह्मण है। धनराम लोहार जाति से है, मेहनती है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है। मास्टर त्रिलोक सिंह जैसे शिक्षक धनराम को यह कहकर अपमानित करते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, जो जातिवाद और शिक्षा के बीच की खाई को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। गलता लोहा के कहानीकार कौन है? तो शेखर जोशी है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर से बिल्कुल सही रहेगा भाई। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी है। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजू, हलवाया, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शेखर जोशी की नहीं है? तो कौन सी रचना नहीं है भाई शेखर जोशी की? कोसी का घटवार, कर्मनाशा की हार, समर्पण, दाजू। तो कर्मनाशा की हार ये शेखर जोशी की रचना नहीं है। बी आंसर अपना सही रहेगा। कर्मनाशा की हार रचना शेखर जोशी की नहीं है। कर्मनाशा की हार कहानी शिव प्रसाद सिंह की है। किसकी है भाई? शिव प्रसाद सिंह की है। कर्मनाशा की हर कहानी में शिव प्रसाद सिंह ने आंचलिक जीवन के भीतर की समस्याओं को उजागर किया है। नई डीह गांव की सामाजिक जड़ता, बंधन, रूढ़ियां और शोषण के दायरे से क्रम से टूटने की आवश्यकता तथा नए परिवर्तन की तरफ ले जाने वाले विचारों को भैरव पांडे के द्वारा प्रकट किया गया है। भैरव पांडे अपने छोटे भाई कुलदीप के भाग जाने पर उसकी पत्नी फूलमती और उसके बच्चे को संभालना स्वयं का कर्तव्य मानते हैं। साथ ही समाज के कथित उच्च वर्ग को उनके चरित्र का यथार्थ बताने से भी नहीं झिझकते। शिव प्रसाद सिंह की कहानी में परिवर्तनशील ग्राम जीवन के सामाजिक राजनीतिक बोध को प्रधानता मिली है। आंचलिकता के साथ ही आधुनिक का मूल स्वर है, विद्रोह का स्वर है, परंपरा और व्यवस्था की असुरक्षा का स्वर तथा संकट का स्वर मिलता है। शिव प्रसाद सिंह की कहानियां आर पार की माला 1955, कर्मनाशा की हार 1958, इन्हें भी इंतजार है 1961, मुर्दासराय 1966, अंधेरा हंसता है 1975, भेड़िया 1977। शेखर जोशी की कहानियां शहरी कस्बाई विज्ञान, वर्ग संघर्ष, आर्थिक सामाजिक नैतिक संकट, जातिगत रूढ़ियां, पलायन तथा श्रमिक जीवन को सवर देती है। शेखर जोशी की कहानियां हमें संपूर्ण पहाड़ी जीवन को दिखाती है। पहाड़ी जीवन के आचार व्यवहार, रीति रिवाज, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों, शहर से निकलकर पहाड़ से जुड़ना आदि। पहाड़ से निकलकर शहर की भीड़ में शामिल होना इनकी कहानियों से अलग ढंग से प्रस्तुत होता है। इसमें दाजू, कोसी का गटवार, बोझ, समर्पण आदि प्रमुख है। शेखर जोशी की कहानियां कोसी का गटवार 1958 में, सात के लोग 1978 में, हलवा 1981 में, मेरा पहाड़ 1979 में, नौरंगी बीमार 1990 में, डांगरी वाले 1994 में, बच्चे का सपना 2004 में, आदमी का डर 2011 में। अगला क्वेश्चन है, गलता लोहा रचना के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो कौन सी बात सही नहीं है वो हमें बताना है। यह लेखक की कहानी कला का प्रतिनिधि नमूना है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें समाज के जाति विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई, बिल्कुल सही। कहानी से पता चलता है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा अधिक है। ये क्या है? गलत है भाई, और इसमें गलती पूछा था। आगे देखते, कहानी इसका उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में वास्तविक अर्थ गांधीर्य था भी। तो ए, बी और डी सही है, जो सी है वो गलत है और गलत पूछा, तो इसलिए हमारा सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा।
गलता लोहा रचना के बारे में कहानी से पता चलता है कि शेखर जोशी के अर्थ में गहराई का दिखावापन अधिक मिलता है। यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। शेखर जोशी की कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका इनकी कहानियों का मुख्य केंद्र बिंदु है। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुख्य टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उनके लिए जातीय अभिमान बेईमानी हो जाता है। वंशीधर धनराम और त्रिलोक सिंह किस रचना में आए चरित्र है? तो गलता लोहा में आए चरित्र है भाई। वंशीधर धनराम और त्रिलोक सिंह गलता लोहा कहानी में आए चरित्र है। गलता लोहा कहानी के प्रमुख पात्र इस प्रकार है। वंशीधर मोहन के पिता पुरोहित है। मोहन पढ़ाई और गायन में निपुण है। धनराम मोहन का सहपाठी है। त्रिलोक सिंह मास्टर है। रमेश लखनऊ में बड़ा बाबू है। शेखर जोशी की कहानी इनमें से कौन सी है? तो कोसी का घटवार, मांस का दरिया, जहां लक्ष्मी कैद है, बंद गली का आखिरी मैदान। तो कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है भाई। इसमें से आंसर है बिल्कुल सही है। कहानी और कहानीकार कोसी का घटवार शेखर जोशी, मांस का दरिया कमलेश्वर, जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव, बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? सात के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, एक पेड़ की याद। तो नए पत्ते शेखर जोशी की रचना नहीं है। आंसर भी बिल्कुल सही। नए पत्ते शेखर जोशी की रचना नहीं है। सात के लोग, हलवाहा, एक पेड़ की याद, ये सभी रचनाएं शेखर जोशी की है। नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना रहेगी। शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा में हुआ था। आंसर है सही है। कथा लेखन को दायित्व क्रम मानने वाले सुपरिचित कथाकार शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 ईस्वी को अल्मोड़ा जनपद उत्तराखंड में तथा मृत्यु 7 अक्टूबर सन 2022 ईस्वी को गाजियाबाद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी किस युग के प्रमुख कहानीकार थे? तो किस युग के प्रमुख कहानीकार थे भी शेखर जोशी? नई कहानी आंदोलन के। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। शेखर जोशी हिंदी कहानी के विकास के क्रम में नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत आती है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। नई कहानी आंदोलन 1954 ईस्वी का प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी की कहानी है तो कौन सी है? कोसी का घटवार है, नौरंगी बीमार है, हलवा है, यानी ये सभी शेखर जोशी की कहानियां हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है। शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने लगभग 80,000 कहानियां लिखी, जिसमें कोसी का घटवार 1958, सात के लोग 1978, हलवाहा 1981, नौरंगी बीमार 1990, मेरा पहाड़ 1989, आदमी का डर 2011 आदि प्रमुख कहानियां हैं। शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है तो शब्द चित्र संग्रह कौन सा है? इसमें से सात के लोग, हलवा है, एक पेड़ की याद या दाजू। तो एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र संग्रह रहेगा। आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है। शेखर जोशी ने प्रसिद्ध कहानी एक पेड़ की याद को शब्द चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रकृति और मानव जीवन के बीच संबंध को दर्शाती है। शेखर जोशी को एक पेड़ की याद शब्द चित्र संग्रह के लिए वर्ष 1987 ईस्वी में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी को पहल सम्मान मिला, यह सम्मान किसके द्वारा दिया गया? पहल पत्रिका द्वारा, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा। भाई तो किसके द्वारा दिया गया था ये हम देख लेते हैं। आंसर बिल्कुल सही है। पहल सम्मान पहल पत्रिका के द्वारा दिया जाने वाला महत्वपूर्ण सम्मान है। पहल पत्रिका 1973 ईस्वी में जबलपुर से ज्ञान रंजन के संपादकत्व में निकली थी। 47 वर्ष से निरंतर छपने के बाद 125वें अंक 2021 में बंद भी हो गई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, गलता लोहा शेखर जोशी की प्रमुख कहानी है, यह किस कहानी संग्रह में है? तो भैया किस कहानी संग्रह में है ये हमें बताना है। कोसी का घटवार, सात के लोग, हलवा है, नौरंगी बीमार है। तो हलवा कहानी संग्रह में संकलित है भाई गलता लोहा। अगला क्वेश्चन है, शेखर जोशी के किस फिल्म पर चिल्ड्स फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है? तो दाजू पर। सी आंसर सही है। शेखर जोशी की प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मोहन है। बी आंसर बिल्कुल सही है। गलता लोहा शेखर जोशी की महत्वपूर्ण कहानी जिसका मुख्य पात्र मोहन है, वह वंशीधर का पुत्र तथा धनराम का लोहार दोस्त है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण किन
पर श्रद्धा रखते हैं? तो वंशीधर पर श्रद्धा रखते हैं। यजमान लोग वंशीधर पुरोहित पर उनकी निष्ठा और संयम के कारण श्रद्धा रखते हैं। मास्टर त्रिलोकी सिंह पूरे स्कूल का मॉनिटर किसे बनाया था? तो मोहन को बनाया था। बी आंसर बिल्कुल सही है। मोहन पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का लड़का था तथा मास्टर त्रिलोकी सिंह का चहेता शिष्य था, जिसके कारण मास्टर त्रिलोक सिंह ने पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। गलता लोहा कहानी गलता लोहा में प्रार्थना हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए किसने लिखा है? तो शेखर जोशी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है। भाई इसको हे हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, आंसर से बिल्कुल सही है। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, हमको लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने नामक प्रार्थना महाकवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने वर दे वीणा वादनी वर दे ये प्रार्थना लिखी है। भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, ठीक है, वर दे वीणा वादनी वर दे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा। उक्त कथन गलता लोहा कहानी में किसका है? तो ये कथन भाई किसका है? ये देखते हैं किसका कथन है। धनराम का, वंशीधर का, त्रिलोक पांडे का या मास्टर त्रिलोक सिंह का? तो मास्टर त्रिलोक सिंह का ये कथन है। गलता लोहा कहानी में मोहन का दोस्त धनराम की पढ़ाई किस दर्जे तक ही पहुंच पाई थी? तो तीसरे दर्जे तक ही पहुंच पाई थी। वर्षा के दिनों में नदी पार करके कठिनाई को देखते वंशीधर ने पुत्र मोहन का किसके घर पर डेरा तय कर दिया था? तो अपने एक यजमान के घर पर। आंसर बिल्कुल सही है। वर्षा के दिनों में नदी पार करके पुत्र मोहन को स्कूल जाने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने अपने यजमान के घर उसका डेरा तय कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, वंशीधर ने मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ किसके पास भेजा था? सुरेश के साथ, महेश के साथ, नरेश के साथ या रमेश के साथ? तो रमेश के साथ भेजा था। आंसर डी बिल्कुल सही रहेगा। वंशीधर ने मोहन को आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ रमेश के साथ भेजा था। भाई अगला क्वेश्चन है, गांव का एक मेधावी छात्र शहर के स्कूली जीवन में अपनी कोई पहचान क्यों नहीं बना पाया था? क्योंकि वह पढ़ने में कमजोर था, वह स्कूल नहीं जाता था, नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। गांव का एक मेधावी छात्र मोहन ने नए वातावरण और रात दिन के काम के बोझ के कारण अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया था। मोहन अपने मित्र धनराम के घर क्या बनवाने गया था? तो हंसुआ, कुल्हाड़ी, हथौड़ी या कावड़ा? तो भाई हंसुआ बनवाने गया था। आंसर है बिल्कुल सही है। मोहन अपने मित्र धनराम की भट्टी पर अपना हंसुआ बनाने गया था। घास काटने वाले औजार को हंसुआ कहते हैं। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? यह वाक्य किसने किससे कहा है? तो पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है ये। तो वंशीधर ने मोहन से, मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम के लिए। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। आगे है भाई रजनी। ठीक है, मन्नू भंडारी जी की पटकथा है ये। रजनी क्या है? एक पटकथा विधा में है और मन्नू भंडारी जी इसके लेखक रहे। ये प्रस्तुत पाठ पटकथा विधा में रचित है। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। यह धारावाहिक बासु चटर्जी के निर्देशन में बना था। रजनी पटकथा की लेखिका मन्नू भंडारी है। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 ईस्वी भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। इनका निबंध 2021 में हुआ था। मन्नू भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन 6 दशक में जो नया मोड़ आया, उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा है। मन्नू भंडारी की कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज की विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई है। इसके हर अंक में रजनी एक निडर, न्यायप्रिय महिला होती है जो किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक मुद्दे से जूझती है। पटकथा की शुरुआत रजनी की पड़ोसन लीला के घर से होती है। अमित को गणित में 72 नंबर मिले। कितने भी 72 नंबर मिले, क्योंकि वह विद्यालय के गणित के अध्यापक पाठक से ट्यूशन नहीं लेता था। रजनी ने शिक्षा की आड़ में हो रहे गोरख धंधे के खिलाफ आवाज उठाई थी।
मन्नू भंडारी महिला कथाकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियां, आंखों देखा झूठ और नायक खलनायक विदूषक आदि इनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। क्वेश्चन देखते हैं भाई, रजनी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो किसकी रचना है भाई? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, भवानी प्रसाद मिश्र या महादेवी वर्मा? तो ये भी मन्नू भंडारी जी की रचना रहेगी। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। आंसर भी बिल्कुल सही है। रजनी मन्नू भंडारी की रचना है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक को एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है। यह एक पटकथा रचना है। मन्नू भंडारी की अन्य पटकथाएं निर्मला, दर्पण, स्वामी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की तस्वीर, शंकु, त्रिशंकु, यही सच है, महाभोज आपका बंटी आदि। निम्नलिखित में से किस धारावाहिक की पटकथा मन्नू भंडारी ने नहीं लिखी है? तो रजनी, निर्मला, स्वामी, यही सच है। तो देखते हैं किसकी पटकथा महादेवी वर्मा ने नहीं लिखी है। मन्नू भंडारी ने, सॉरी महादेवी ने, मन्नू भंडारी ने। यही सच है धारावाहिक की पटकथा मन्नू भंडारी ने नहीं लिखी है, जबकि रजनी, निर्मला, स्वामी की पटकथा मन्नू भंडारी ने लिखी है। मन्नू भंडारी की प्रमुख कहानियां एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु है ये भी, ठीक है, इत्यादि। मन्नू भंडारी के प्रमुख उपन्यास आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, महाभोज, स्वामी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी द्वारा रचित नहीं है? तो जिंदगी और गुलाब, यही सच है, तीन निगाहों की तस्वीर और त्रिशंकु, ये मन्नू भंडारी के, लेकिन जिंदगी और गुलाब इनकी रचना नहीं है। ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब मन्नू भंडारी द्वारा रचित नहीं है। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रेमवदा की कहानी है। कहानी संग्रह मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह मैं हार गई 1957 में, यही सच है 1966 में, एक प्लेट सैलाब 1968 में, त्रिशंकु 1978 में। मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी है भी 2007 में। मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी 1971 में, महाभोज 1979 में, स्वामी 2003 में, एक इंच मुस्कान 1961 में राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उपन्यास है। मन्नू भंडारी के नाटक हैं बिना दीवारों का घर 1969 में, महाभोज नाट्य रूप है 1983 में, उषा प्रेमदा की कहानी संग्रह इस प्रकार है, जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 में, फिर बसंत आया 1961 में, एक कोई दूसरा 1966 में, कितना बड़ा झूठ 1972 में। उषा प्रेमदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवार 1961 में, भाई रुकोगी नहीं राधिका 1967 में, शेष यात्रा 1984 में, अंतर्वर्षी 2000 में, भय कबीर उदास 2007 में, अल्प विराम 2019 की रचना है। उषा प्रेमदा जी के ये उपन्यास है भी। मन्नू भंडारी की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी उपन्यास नहीं है? तो कौन सा उपन्यास नहीं है? आपका बंटी भी है, महाभोज भी है, स्वामी है, लेकिन त्रिशंकु क्या है? ये उपन्यास नहीं है, ठीक है। ये क्या है? कहानी संग्रह रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। त्रिशंकु मन्नू भंडारी का उपन्यास नहीं है। त्रिशंकु 1979 मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह है। फिर त्रिशंकु 1973 में नाटक ब्रजमोहन शाह की रचना है। त्रिशंकु 1945 निबंध है आज्ञे की रचना है, ठीक है। देखो त्रिशंकु नाम से 3 रचनाएं की गई। पहला कहानी संग्रह 1979 में मन्नू भंडारी का है। फिर त्रिशंकु नाटक है ब्रजमोहन शाह का, ये 1973 में प्रकाशित है। फिर त्रिशंकु निबंध है आज्ञे जी का, ये 1945 में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मन्नू भंडारी के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन मन्नू भंडारी के बारे में सही नहीं है, ठीक है, वो हमें देखना है। नई कहानी आंदोलन में आए नए मोड़ में मन्नू भंडारी का योगदान रहा। मन्नू भंडारी ने आक्रोश, व्यंग्य और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मकता के आधार दिए। मन्नू भंडारी ने पटकथाएं नहीं लिखी। आगे देखते हैं, उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन, ठीक है, कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में व्यक्त हुई है। तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि मन्नू भंडारी ने पटकथाएं लिखी हैं और हम पटकथा ही करने लग रहे हैं रजनी। आंसर सी बिल्कुल सही है। मन्नू भंडारी ने पटकथाएं नहीं लिखी। मन्नू भंडारी के बारे में यह कथन सही नहीं है। मन्नू भंडारी की पटकथाएं हैं रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। और स्वामी क्या है? इनका उपन्यास भी है। मन्नू भंडारी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। आंसर है बिल्कुल सही। प्रसिद्ध महिला कथाकार मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल सन 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 2021 ईस्वी को गुड़गांव हरियाणा में हुई थी। इनका विवाह हिंदी लेखक और संपादक राजेंद्र यादव के साथ हुआ था। मन्नू भंडारी की कहानी है यही सच है, मैं हार गई, यानी दोनों, ये दोनों की दोनों मन्नू भंडारी जी की ही कहानियां हैं। आंसर सी बिल्कुल सही है। मन्नू भंडारी महिला कथाकारों में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब,
तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, श्रेष्ठ कहानियां, आंखों देखा झूठ और नायक खलनायक विदूषक आदि इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। आपका बंटी मन्नू भंडारी की किस विधा की रचना? तो उपन्यास है ये। आंसर भी बिल्कुल सही है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का चर्चित उपन्यास है। यह उपन्यास एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो तलाक सुधा दंपत्ति सुधनिया सुधा है उनकी संतान के जीवन पर केंद्रित है। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो आपका बंटी महाभोज स्वामी या बसंती, तो बसंती जो है ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी महाभोज स्वामी, एक इंच मुस्कान आदि महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं, जबकि बसंती भीष्म साहनी का उपन्यास है जिसमें दिल्ली महानगर की झुग्गी झोपड़ी वाली गंदी बस्तियों का अंकन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भाई, मन्नू भंडारी ने कौन सा उपन्यास पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा? तो एक इंच मुस्कान। बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर भी बिल्कुल सही है। मन्नू भंडारी ने पति राजेंद्र यादव के साथ एक इंच मुस्कान उपन्यास मिलकर लिखा था, जिसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ है। आगे है, बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रजनी की पटकथा किसने लिखी है? तो मन्नू भंडारी ने लिखी है। सी आंसर बिल्कुल सही है। बासु चटर्जी द्वारा निर्देशित बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रजनी की पटकथा मन्नू भंडारी ने लिखी है। रजनी 90 के दशक में चर्चित धारावाहिक रहा है। आगे है, अमित को गणित में केवल 72 नंबर क्यों मिला था? क्यों मिला था? क्योंकि पढ़ने में कमजोर था, वह पूरा सवाल नहीं लगाया था। आगे देखते हैं भाई, विद्यालय के अध्यापक से ट्यूशन न पढ़ने के कारण अमित को क्या है, गणित में 72 नंबर मिले थे। रजनी पटकथा में अमित किसका लड़का है? तो किसका है? रजनी और रवि का। लीला और क्रांति भाई, ये क्रांतिकारी नहीं, क्रांति भाई का है। 14वां क्वेश्चन, आप बहस करके अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही है। मैंने कह दिया ना, कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी पटकथा में यह कथन किसका है? तो गणित अध्यापक का, निदेशक का, हेडमास्टर का या संपादक का? तो ये कथन हेडमास्टर का है भाई, जो भाई अमित की कॉपी दिखाने से इनकार कर देता है रजनी को। रजनी ने किसके खिलाफ आवाज उठाई थी? तो शिक्षा की आड़ में हो रहे गोरख धंधे के खिलाफ आवाज उठाई थी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। यह कथन रजनी किससे कहती है? तो पति रवि से कहती है ये कथन। जिन प्राइवेट स्कूलों को बोर्ड रिकॉग्नाइज कर लेता है उन्हें कितना ग्रांट मिलता है? तो उन्हें 90% ग्रांट मिलता है भाई। डी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। यह कथन रजनी किससे कहती है? तो हेडमास्टर से, बोर्ड निदेशक से, पति रवि से या कांता भाई से? तो बोर्ड निदेशक से कहती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में फैली हुई इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए, रजनी पटकथा में किसने कहा है? तो किसने कहा? अखबार संपादक ने कहा है। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मैं तो कहती हूँ अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सकती है? कथन किसका है? तो रजनी का कथन रहेगा ये। बोर्ड ने रजनी के प्रस्ताव को कैसा स्वीकार कर दिया? जो का त्यों स्वीकार कर लिया था भाई। अगला लेसन है, जामुन का पेड़, कृष्ण चंद्र। ठीक है, प्रस्तुत पाठ जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य कथा है। इसके लेखक कृष्ण चंद्र जी रहेंगे। प्रेमचंद्र के बाद जिन्हें कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उसमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। कृष्णचंद्र का जन्म 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरकला में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, एक गिरजा एक खंदक, यूकलिप्स की डाली, कहानी संग्रह शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है आदि। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि मशहूर इनकी कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। आगे भाई, कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित है। कृष्णचंद्र को सपनों का कैदी कहानी संग्रह के लिए 1964 ईस्वी में उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृष्णचंद्र की चर्चित कहानी जामुन का पेड़ सरकार की कार्यप्रणाली पर तथा भारतीय नौकरशाही पर तीखा व्यंग्य है। ठीक है भाई, तो भाई आज हम गद्य खंडी करेंगे इसका,
क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हमारी हो गई है। और आपसे भाई बार बार मैं कहती हूँ शुरू से लेकर अंत तक क्लास में बने रहे, ठीक है। कंप्लीट क्लासें देखें। और मैंने आप सभी के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, एस्टेट पीजीटी, ठीक है, वालों के लिए भी बना दी और टीजीटी वालों के लिए बना दी। तो प्लीज़ चैनल पर जाके देखिए, आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यप्रद है। सरकारी व्यवस्था के अमानवीय एवं संवेदन शून्य होने के कारण एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। जामुन का पेड़ निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो किसके? राही मासूम रजा, भीष्म सहानी, कृष्ण चंद्र या मनु भंडारी? तो कृष्ण चंद्र जी की रचना रहेगी। सी आंसर बिल्कुल सही है। जामुन का पेड़ कहानीकार कृष्ण चंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। इस कहानी में हमारी राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक करारा व्यंग्य किया गया है। कृष्ण चंद्र जी की प्रमुख रचनाएं हैं शिकस्त, यूकेलिप्ट की डाली, आसमान रोशन है, कागज की नाव। कृष्ण चंद्र की रचना जामुन का पेड़ निम्नलिखित में से है तो क्या है भाई? हास्य व्यंग्य कथा है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर बिल्कुल सही है। कृष्ण चंद्र की रचना जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य कथा है, जिसमें इन्होंने सरकारी महकमे और उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग्य किया है। कृष्ण चंद्र की अन्य रचनाएं हैं पेशावर एक्सप्रेस, महालक्ष्मी का पुल, अन्नदाता, अमृतसर आज़ादी से पहले इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण चंद्र की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? भी निशांत के सहयात्री, ये इनकी रचना नहीं है। शिकस्त भी है, जरगांव की रानी भी है और अन्नदाता भी इन्हीं की रचना है। आंसर सी बिल्कुल सही है। निशांत के सहयात्री कृष्ण चंद्र की रचना नहीं है। कृष्ण चंद्र की कहानी संग्रह है अन्नदाता, जिंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, तीन गुंडे, जामुन का पेड़, समुंदर दूर है, अजंता से आगे, हम वहसी है, किताब का कफन इत्यादि। निशांत के सहयात्री उर्दू के प्रख्यात कथाकार कुर्तुल्लेन हैदर के उपन्यास आखिर ए शब के हमसफर का हिंदी रूपांतरण है। इसका हिंदी अनुवाद असगर वजाहत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृष्ण चंद्र का उपन्यास नहीं है तो कौन सा नहीं है? मेरी यादों के किनारे, एक वायलिन समंदर के किनारे, जब खेत जागे, एक गिरजा एक खंदक। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आंसर डी बिल्कुल सही है। एक गिरजा एक खंदक कृष्ण चंद्र का उपन्यास नहीं है। कृष्ण चंद्र हिंदी और उर्दू के कहानीकार थे। इन्होंने मुख्यतः उर्दू में लिखा, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद मुख्यतः हिंदी में लिखने लगे। एक गिरजा एक खंदक, लिप्ट की डाली कृष्ण चंद्र की कहानी संग्रह है भाई। आगे देखते हैं। कृष्ण चंद्र के उपन्यास एक गधे की आत्मकथा काफी महत्वपूर्ण है भाई। एक गधा, नेफा में, एक गधे की वापसी, 52 पत्ते, यादों के चिनार, रैत का महल, कागज की नाव, चांदी के घाव, पराजय, कार्निवाल, तूफान की कलियां, धनगांव की रानी, प्यास इत्यादि। कृष्ण चंद्र की कहानी संग्रह है सफ़ेद फूल, अन्नदाता, आधे घंटे का खुदा, गूंगे देवता, जामुन का पेड़, सपनों की कैद, तीन गुंडे, दादर पुल के बच्चे, मछली जाल, मिट्टी के सनम, कश्मीर की कहानी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, जामुन का पेड़ रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य रचना बिल्कुल सही। हास्य व्यंग्य में चीज़ों को अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही है। देखते हैं आगे। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। रचना में बताया गया कि कार्यालय तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक है। तो भाई अपना जो बी है ये बिल्कुल गलत है। हास्य व्यंग्य में चीज़ों को अनुपात के अनुसार रखने की परिपाटी रही है। जामुन का पेड़ रचना से संबंधित कथन सही नहीं है। कृष्ण चंद्र ने अपनी रचनाओं में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। इनकी कहानियाँ अक्सर मुहावरेदार और सजीव होती है। उसमें व्यंग्य, विनोद और विचारों का समावेश भी उतना ही होता है। जामुन का पेड़ एक हास्य व्यंग्य रचना है। इसमें उन्होंने सरकारी महकमे और उनकी कार्यशैली पर करारा व्यंग्य किया है। किसका जन्म पंजाब के वजीराबाद में हुआ था? तो कृष्ण चंद्र का जन्म पंजाब के वजीराबाद में हुआ था। आंसर ये बिल्कुल सही है। उर्दू और हिंदी के चर्चित कथाकार कृष्ण चंद्र का जन्म 23 नवंबर 1914 ईस्वी को पंजाब के वजीराबाद गांव में गुज्जर कला में तथा इनकी मृत्यु 8 मार्च 1977 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। एक गिरजा एक खंदक तथा यूकेलिप्टस की डाली कृष्ण चंद्र की किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना रहेगी। बी आंसर बिल्कुल सही है। कृष्ण चंद्र हिंदी और उर्दू के प्रमुख कहानीकार हैं। नजारे, जिंदगी के मोड़ पर, टूटे हुए तारे, समुंदर दूर है, अजंता से आगे, एक गिरजा एक खंदक,
यूकेलिप्टस की डाली, सपनों का कंडी आदि इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह रहेगा। कृष्ण चंद्र का उपन्यास है तो भाई शिकस्त है, जरगांव की रानी है, आसमान रोशन है, यानी ये सभी कृष्ण चंद्र जी के उपन्यास रहेंगे। आंसर डी बिल्कुल सही है। कृष्ण चंद्र ने कहानी के साथ साथ महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे जिसमें शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वैसी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे आदि प्रमुख है भाई। आगे देखते हैं कृष्ण चंद्र को किस उर्दू कहानी संग्रह के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो सपनों का कैदी के लिए मिला था भाई। आंसर सिर्फ बिल्कुल सही है। कृष्ण चंद्र को सपनों का कैदी कहानी संग्रह के लिए 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कृष्ण चंद्र की कहानी जामुन का पेड़ किस पर व्यंग्य है, तो किस पर व्यंग्य है भाई, तो सरकार की कार्य प्रणाली पर यह व्यंग्य है, जामुन का पेड़ कहानी। आंसर बिल्कुल सही है। कृष्ण चंद्र की चर्चित कहानी जामुन का पेड़ सरकार की कार्यप्रणाली पर तथा भारतीय नौकरशाही पर तीखा व्यंग्य है। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो किसी के घर में, तालाब में, नहर के किनारे या सेक्रेटरिएट के लॉन में गिरा था। डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। 12वां क्वेश्चन है, अगर सुप्रीडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। उक्त कथन किसका, तो उक्त कथन भी माली का है। जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति कौन था, तो कौन था, ये बड़ा कवि था भाई। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या तो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। वाक्य किसका, तो क्लर्क का, चपरासी का, माली का, सुप्रीडेंट का, तो सुप्रीडेंट का है भाई। अगला क्वेश्चन है, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। इस उक्त वाक्य किस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने कहा है, तो हॉर्टिकल्चर के सेक्रेटरी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, यह शायरी जामुन पेड़ में किसने कही है, तो माली ने, हॉर्टिकल्चर के सेक्रेटरी ने, क्लर्क ने, नीचे दबे हुए व्यक्ति ने, तो वे पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति ने शायरी कही थी। जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए व्यक्ति का नाम, कवि का नाम क्या था, तो भाई ओस। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए कवि ने हाल ही में कौन सा गद्य संग्रह प्रकाशित किया था, तो भाई ओस के फूल। सी आंसर बिल्कुल सही है। गिरे हुए जामुन के पेड़ को 10 साल पहले किसने लगवाया था, तो पेटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगवाया था। गिरे हुए जामुन के पेड़ के काटने का आदेश देते हुए अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर किसने ली थी, तो प्रधानमंत्री ने ली थी भाई। ये आंसर बिल्कुल सही है। सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आकर कवि से खिलाने की बात क्यों कर रहा था भाई, कवि को सरकारी साहित्य अकादमी का मेंबर चुने जाने के कारण। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसके जीवन की भी फाइल पूर्ण हो चुकी थी, तो भाई कवि के जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, भारत माता, ठीक है, हमारा पाठ है जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक रहेंगे। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। ठीक है, जो भारत माता है ये हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद हरिबाऊ उपाध्याय ने किया है। तो अनुवाद ही पूछे जाते हैं किसने किसका किया है, तो हरिबाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते हैं कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान क्या है, एक है। अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है, और क्यों भारत एक देश है इस जिसके सभी हिस्सों की नीति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है, यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर विचार भी किया है, और उनकी निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू
का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को दिल्ली में हुई। सन 1930 के बाद आर्थिक मंदी पैदा हो गई थी। सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। सन 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के समर्थक नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया है। ठीक है, क्वेश्चन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी रचना जवाहरलाल नेहरू की लिखी नहीं है? तो भारत की बुनियादी एकता है, हिंदुस्तान की कहानी भी है, स्वाधीनता और उसके बाद भी है, लेकिन राष्ट्रभाषा की समस्या ये जवाहरलाल नेहरू की रचना नहीं है। आंसर डी बिल्कुल सही है। राष्ट्रभाषा की समस्या जवाहरलाल नेहरू की लिखी रचना नहीं है। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू की रचना इस प्रकार है। सोवियत रसिया 1928, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946, 1935 में नेहरू ने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा मेरी कहानी लिखी है। ठीक है भाई, विश्व इतिहास की झलकियां 1938, यूनिटी ऑफ इंडिया 1941, टूवर्ड फ्रीडम 1941 ईस्वी की रचनाएं रहेंगी। आगे नेहरू जी के विभिन्न भाषणों को 4 खंडों में बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू स्पीच के नाम से जाना जाता है। नेहरू ए पॉलिटिक्स बायोग्राफी के लेखक माइकल ब्रशस है। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्या और समाधान 2007 देवेंद्र नाथ शर्मा की रचना है। देवेंद्र नाथ शर्मा की अन्य रचनाएं हैं हिंदी भाषा का विकास सही है, भाषा विज्ञान की भूमिका, राजभाषा हिंदी, समस्या और समाधान, छायावाद और प्रगतिवाद, साहित्य समीक्षा, यह सभी रचनाएं देवेंद्र शर्मा की रहेंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। आंसर भी बिल्कुल सही है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भी? नेहरू जी रहेंगे। कौन है? नेहरू जी रहेंगे। ए आंसर बिल्कुल सही है। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1944 ईस्वी में अहमदनगर जेल में रहकर किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? तो मेरी कहानी नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। जबकि सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। क्या भी? सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है। भारत माता नेहरू जी के किस पुस्तक का अंश है? ठीक है, भारत माता तो किसका है भाई? हिंदुस्तान की कहानी का अंश है और ये 5वां अध्याय है इस पुस्तक का। भारत किस भाषा का शब्द है? तो भारत किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है भारत। भारत माता की जय के नारे से किसका स्वागत किया जाता है? गांधी का, नेहरू जी का, सरदार पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का। तो नेहरू जी का स्वागत किया जाता। बी आंसर बिल्कुल सही है। आर्थिक मंदी कब पैदा हुई थी? तो 1930 के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम से लेकर कन्याकुमारी तक किसकी तकलीफ एक सी है? तो किसकी है? किसानों की तकलीफ एक सी है। सी आंसर बिल्कुल सही है। भारत माता से उनका मतलब धरती से है, किसने कहा है? तो किसने कहा? तो जाट किसान ने कहा है भाई। नेहरू जी भारत की चर्चा किन जगहों पर किया करते थे? तो जलसों में किया करते थे। ये आंसर बिल्कुल सही है। भारत माता के लेखक नेहरू जी को क्या अजीज है? तो क्या अजीज है? नदी और पहाड़, जंगल, खेत, ये सभी इनको अजीज है। भारत माता की जय शब्द का प्रयोग नेहरू जी ने किसके लिए किया है? तो यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों के लिए किया है। तो भाई इसी के साथ भाई आज की क्लास का अपना जो गद्य खंड है वो कंप्लीट होता है। कल हम पद्य खंड की क्लास करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है तो उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।